स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्योंसो इस चीज को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि कोई भी मेंबर उसके ऊपर शूट नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ में जो म्योंग आया था यानी कि एक नए तरीके का मॉन्स्टर, वो ह्योंसो को भड़काना चाहता था कि वो लोगों के ऊपर विश्वास ना करे क्योंकि ये लोग मिलकर इन्हें मिलिट्री को सौंप देंगे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में ह्योंसो नीचे उतर गया था, लिफ्ट से बाहर आ गया था, सारे लोग गन पॉइंट करके खड़े थे और यहाँ पे ह्योंसो का विश्वास जीत जाता है क्योंकि कोई भी इंसान ह्योंसो को शूट नहीं करता है, लेकिन सारे के सारे लोग म्योंग से डरे हुए थे। अब म्योंग की सच्चाई सब लोगों के सामने आ चुकी थी। वो कहीं ना कहीं म्योंग को ह्योंसो से दूर रखना चाहते थे, तो ह्योंसो कहता है कि तुम लोगों को इससे कोई भी खतरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है, सारे लोगों को मार दिया है और अब हमारे पास में कोई भी खतरा नहीं है। ह्योंसो के कहने पे सारे लोग बंदूक नीचे कर लेते हैं और ह्योंसो की बात मान जाते हैं म्योंग को नहीं शूट करके, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्योंसो इस बहुत बड़े गिल्ट के अंदर था कि उसने चचा की वाइफ को अपने हाथों से मार दिया है, जहाँ पे ये उसके पास में आ गई थी और वो भी रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर से वो तो खुद भी इन्फेक्टेड होने वाली थी, तो आखिर तुम क्या कर सकते थे, उसे मरना तो था ही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद में ह्योंसो म्योंग के पास आके बैठ जाता है और पूछता है कि आखिर अब तुम क्या करोगे, जहाँ पे म्योंग बताता है कि आखिर शिकार क्या करेगा, शिकार करने के बाद में उसे वापस से शिकार ढूंढने जाना पड़ेगा, साथ ही में वो इस बुरी दुनिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, कोई भी इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बहुत ही दूर जगह पे चला जाएगा जहाँ पे कोई उसे मारने के लिए नहीं आएगा। साथ ही में वो ह्योंसो को भी भड़काता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हम दोनों साथ रहेंगे तो एक यूनिटी रहेगी और कोई हमें नहीं मार पाएगा, आगे आने वाले समय के अंदर यही तो होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ मॉन्स्टर वाली जनरेशन जिंदा रहेगी। इसी वक्त वो छोटा सा बच्चा आ जाता है क्योंकि वो तो ह्योंसो के ऊपर बिलीव करता ही था। वो अपना डायनासोर लेके आता है और बोलता है कि काफी देर हो गई है, दूसरे अंकल मुझे नहीं मिल रहे हैं, मेरा डायनासोर टूट गया है, क्या आप इसे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस बच्चे को भेज दिया जाता है। तब म्योंग वापस से ह्योंसो को समझाता है कि देखो, अगर कोई चीज एक बार टूट जाती है तो उसे सही नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर एक बार ये अर्थ बर्बाद हो गई है तो लोगों का मरना तो तय है ही। जिसके बाद वो खुद की जर्नी बताता है कि आखिर उसके साथ में कितना कुछ हुआ था। जब वो इन्फेक्टेड हो गया था तो उसने खुद को मिलिट्री के हवाले कर दिया था, मिलिट्री वाले डेली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, उसे काटा गया, उसे मार दिया गया, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उसे पानी के अंदर रखा गया, उसके ऊपर रोज हजारों सुइयां लगती थी, लेकिन फिर भी ये पूरा सा मॉन्स्टर उसकी बॉडी के अंदर से निकल ही नहीं रहा था। वो ह्योंसो को बताता है कि आखिर के अंदर मुझे जलाया भी गया और उसके बाद जाके पता चला कि मॉन्स्टर तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं तो मर ही नहीं सकता, आखिर मुझे कोई कैसे मारेगा। जिसके बाद मैंने मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो म्योंग है वो साइंटिस्ट की टीम के अंदर से ही एक आदमी था, लेकिन जिस बॉडी के ऊपर यानी कि म्योंग की असली बॉडी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, इसी कारण वो बॉडी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का जो एक मॉन्स्टर था वो निकल के किसी और बॉडी के अंदर चला गया था। वो ह्योंसो को पूरी तरीके से कन्विंस कर चुका था कि कहीं ना कहीं ह्योंसो अपने लोगों को धोखा दे दे। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि वो मॉन्स्टर के साथ रहना सोचेगा ही नहीं। ये बात तब जाके प्रूफ हो जाती है जब हमें पता चलता है इसमें के अंदर ही रहने वाले लोग वही स्लाइमी यानी कि ग्रीन कलर के मॉन्स्टर को चला रहे थे। वो छोटा सा बच्चा काफी जोर से चिल्लाता हुआ आता है कि प्लीज इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन इवन उसकी बहन भी उस पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि ये मॉन्स्टर हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चा रोता रोता कहता है कि हो सकता है ये हमारे डैड हो, इसीलिए उन्होंने मेरी मदद करी हो, आखिर तुम उसे क्यों मार रहे हो। जबकि वो ग्रीन कलर का स्लाइमी मॉन्स्टर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन फिर भी सारे लोगों ने मिलकर उसे जला दिया। ये चीज देख के ह्योंसो डर जाता है और कहीं ना कहीं म्योंग की बातों पे बिलीव कर लेता है कि इंसान मॉन्स्टर के साथ में नहीं रह सकते और वो म्योंग के साथ जाने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें जब डांसर यानी कि यूनियो देखती है तो उसे डाउट होता है कि आखिर वो ह्योंसो को क्यों भड़का रहा है। जिसके बाद में ये दोनों भाई बहन साइड में जाके बात करते हैं कि आखिर अब ह्योंसो क्या करने वाला है। इसी के साथ में यूनियो को वही पैम्पलेट देता है और बताता है कि ये देखो मिलिट्री वाले क्या करने वाले हैं। यूनियो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम आखिर ह्योंसो को मिलिट्री वालों को क्यों देंगे, वो इसका कुछ भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे यूनियो बताता है कि मिलिट्री वाले हमें सेफ्टी भी तो दे रहे हैं, गारंटी भी तो दे रहे हैं, हम आखिर कुछ भी कर सकते हैं। जब ह्योंसो कहती है कि मिलिट्री वालों ने कौन सा कोई कंफर्मेशन दिया है कि वो हमारी हेल्प करे, जिसके बाद में यूनियो एक बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट बताता है कि असल के अंदर मिलिट्री वालों को भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, बल्कि वो लोग भी डरे हुए हैं। वो बस इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं कि उन्हें करना क्या है। जब ऐसी पैंडेमिक वाली सिचुएशन आती है तो हर कोई डरा हुआ होता है, इसी के कारण वो भी बस झूठे वादे कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने ह्योंसो को मिलिट्री वालों को सौंप भी दिया तो वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद में यूनियो पूछती है कि आखिर फिर हम करें तो करें क्या। तो यूनियो कहता है कि हमें खुद जाके ह्योंसो से बात करनी चाहिए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ह्योंसो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो रखा था क्योंकि म्योंग ने उसे भड़का दिया था। इसी चक्कर में वो यूनियो से बात तक नहीं करता। वो कहता है कि तुमने तो हमेशा मेरा बुरा ही चाहा है, तुमने बस मेरा फायदा उठाया और आज भी तुम यही कर रहे हो। इसी के कारण वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे म्योंग आ जाता है और इस वक्त तो ये क्यों यानी कि फायर फाइटर भी यही थी। ये दोनों ही मिलकर म्योंग से पूछते हैं कि आखिर आप तो बताओ कि मिलिट्री का बाहर का सीन क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। तब यहाँ पे म्योंग बताता है कि मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि काफी सारे मेंबर्स को उसकी वजह से सफर करना पड़ा, इसी के कारण वो सारी सच्चाई बताएगा। उसने मिलिट्री वालों
की बातें सुनी थी वन गोल्डन आवर के बारे में। मिलिट्री वाले लोग जब इस बात के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि मॉन्स्टर कौन है और इंसान कौन है और कौन इंसान कितनी जल्दी मॉन्स्टर बन पाएगा, तो इस चक्कर के अंदर वो सारे के सारे इफेक्टेड एरिया को उड़ा देंगे, निर्दोष इंसानों को भी मार डालेंगे। और जिस चीज का वो पैम्पलेट नीचे गिरा रहे हैं वो भी सारी झूठी चीजें हैं। ऐसा वो कोई भी चीज पूरी नहीं करने वाले हैं। अगर तुम लोग अपनी जान बचा सको तो बचा लो, हम भी यहाँ से निकलने वाले हैं। इसी के साथ हम बेसमेंट वाले सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक गुंडे को पकड़ रखा था, क्योंकि इस गुंडे ने भी बाकी सारे लोगों को परेशान किया। तो अब बारी थी इस खुद के गुंडे के परेशान होने की। ये गुंडा म्योंग को कहता है कि यार तुम तो मुझे बचा लो, लेकिन म्योंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और यहाँ के सारे लोग मिलकर इसे परेशान करने लगते हैं। इसी के साथ में अब योन यो को ये क्यू के ऊपर पूरा बिलीव था, इसी के कारण वो उसे बताने लगता है ऐसी बात जो कि सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता थी। इसी के साथ में ये क्यू भी ये बात बता देती है कि मिलिट्री वालों ने उसे एक जीपीएस ट्रैकर दिया था, अगर वो इसका इस्तेमाल करती है तो हैंड टू हैंड यहाँ पे मिलिट्री पहुंच जाएगी ह्यूनसू को लेने के लिए। लेकिन अभी तक उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया है और ये दोनों ही आर्मी मेंबर्स को नहीं बुलवाना चाहते थे, इसी के कारण वो इस ट्रैकर को छुपा देते हैं। जिसके बाद सीनियर दूसरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दूसरी का पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गए थे, उनके नोज से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो ये सोच चुके थे कि वो मॉन्स्टर बनने ही वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद के ऊपर कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक भयानक मॉन्स्टर के अंदर तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं होना चाहते। वो अपने सारे पुराने वक्त को याद करने लगते हैं और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर में बदलना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी में हद से ज्यादा पेन होने लगता है। जिसके बाद हम मिस्टर गिल को देखते हैं जिन्हें इस बात का विश्वास था कि इस ग्रीन होम अपार्टमेंट के नीचे जरूर कोई ना कोई सुरंग होगी। इसी के कारण वो पूरी रात खोदते रहते हैं। उनकी हालत भी नहीं थी, उनकी उम्र भी नहीं थी कि वो ये काम करे, लेकिन फिर भी वो खोदते रहते हैं ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। रात से लेके सुबह हो जाती है और तब तक भी वो खोदते ही रहते हैं। तब यहाँ पे सुबह उठ के यूरी उनके पास आती है और उन्हें समझाती है कि आखिर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ऐसा मत करिए। यूरी की खुद की हालत खराब थी क्योंकि वो एक अस्थमा की पेशेंट थी। सैंगवॉक को पता चलता है कि यूरी बेहोश हो गई है, इसी के कारण वो फुल स्पीड से यूरी को लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंच ही गया था। लेकिन इसी वक्त म्योंग आके सैंगवॉक को बहुत बुरी तरीके से गिरा देता है। ह्यूनसू भी यहाँ पे पहुंच जाता है और म्योंग से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो म्योंग बताता है कि ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर ये बाहर निकल गया तो मिलिट्री वालों को बता सकता है कि हम दोनों यहाँ पे छुपे हैं। तो ह्यूनसू सैंगवॉक के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो यूरी को देखता है। यूरी की हालत हद से ज्यादा खराब थी, इसी के कारण वो सैंगवॉक के हाथ के अंदर चाबी रख देता है और उसके बाद में सैंगवॉक को उठा के यूरी के पास रख देता है। ह्यूनसू ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सारे लोगों के अगेंस्ट है, लेकिन अंदर से वो सारे लोगों की काफी ज्यादा मदद कर रहा था। वो म्योंग को कहता है कि इन लोगों को यहाँ से जाने दो, वैसे भी कुछ ही दिनों के अंदर ये मरने वाले हैं। सैंगवॉक यूरी को अपने कंधों के ऊपर उठा के फुल स्पीड से बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे म्योंग अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो हैंड टू हैंड बहुत बुरी तरीके से शूट कर देता है। यूरी और सैंगवॉक दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और इसी के साथ में वो बाकी मेंबर्स को भी शूट करना स्टार्ट कर देता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, यानी कि काफी सारे लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जो मेन एक मेंबर था वो भी एक लेडी को बचाने के चक्कर में खुद के ऊपर शूट ले लेता है और बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब वक्त आएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सारे लोग बुरी तरीके से रोने लगते हैं। अब तो ह्यूनसू को भयंकर गुस्सा आता है और वो म्योंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो म्योंग ह्यूनसू को उठा के बहुत दूर फेंक देता है। वो ह्यूनसू को कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही पहचान गया था, जब तुमने उस लेडी को मारा था तो तुम्हें हद से ज्यादा गिल्ट था। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे फेवर में नहीं हो। अब मैं तुम्हें असली सच्चाई बताता हूँ कि उस लेडी को तुमने मारा ही नहीं था, बल्कि वो लेडी तो मैं खुद ही था। इसका मतलब था कि जब चचा की वाइफ मर गई थी तो वो वापस जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि म्योंग के अंदर का मॉन्स्टर ही उस लेडी के अंदर गया था और उसे वापस से जिंदा करा था और जान करके ह्यूनसू से खुद को मरवाया था ताकि ह्यूनसू इस गिल्ट के अंदर आ जाए कि उसने किसी न किसी को तो मारा है। जब ये सारी बातें ह्यूनसू को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। यहाँ पे म्योंग अब कहता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं चाहता। वो यहाँ पे रखी हुई चीजों को नीचे गिरा देता है, बड़े से झूमर को गिरा देता है, आग लगा देता है। यहाँ पे मिस्टर गिल ने काफी ज्यादा खुदाई कर दी थी और इवन अब तो स्नोफॉल भी होने लगा था। साथ ही में सीन ह्योनसू के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि गुस्से के अंदर आके एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। उसका एक पूरा हाथ एक बहुत ही खतरनाक विंग के अंदर बदल जाता है, ऐसा विंग जो कि किसी भी चीज को काट पीट सकता था। उसी वक्त वो म्योंग को पकड़ता है और वहीं पे बुरी तरीके से काट पीट डालता है। सारे लोग देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ह्यूनसू के साथ में ये क्या हो रहा है। अगर वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सबको ये बात भी पता थी कि ह्यूनसू को शांत किया जा सकता था, लेकिन ह्यूनसू इस वक्त इतना ज्यादा खतरनाक हो रखा था कि आखिर कौन उसे शांत करता। तभी दूसरे अंकल जो कि पहले से इन्फेक्टेड थे और मरने ही वाले थे, इसी के कारण वो खुद की जान को सैक्रिफाइस करते हैं और जाके सीधा ह्यूनसू को गले से लगा लेते हैं। ह्यूनसू के जितने भी कांटे बाहर निकल रखे थे वो दूसरे अंकल के आर पार हो जाते हैं। फिर भी दूसरे अंकल कहीं ना कहीं से शांत करने की कोशिश करते हैं और ह्यूनसू सच के अंदर शांत हो जाता है। उसका विंग वापस से बदल के एक हैंड के अंदर तब्दील हो जाता है, लेकिन इस चक्कर के अंदर ह्यूनसू की सारी याददाश्त चली जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पे ह्यूनसू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और दूसरे अंकल जो कितने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे तो वो भी कहां से जिंदा बचते। बाहर का जब सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि सैंगवॉक और यूरी जिन्हें गोलियां लगी थी वो भी एक दूसरे
दूसरे से आखिरी बार बात करते हैं, कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। सैंगबॉक यूरी की मदद नहीं कर पाया और आखिरकार एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों ही वहीं पे मर जाते हैं। इसी के साथ हम मिस्टर गिल को देखते हैं जो कि सुबह होने तक भी कंटिन्यूअसली उस रास्ते को ढूंढ रहे थे जिससे कि सारे लोग बाहर निकल सके। अब सुबह हो गई थी जहाँ पे सारे लोगों के सामने ह्यूनसू उठ जाता है। सब रो रहे थे क्योंकि कितने सारे लोग इनके सामने ही मर गए थे। पता चलता है कि ह्यूनसू को तो कुछ याद ही नहीं है। वो अपने कपड़े उठाता है और जैसे ही दूसरे अंकल की तरफ देखता है तब जाके उसे छोटे मोटे से फ्लैशबैक आते हैं जो कि दूसरे अंकल से रिलेटेड थे और तभी वो बुरी तरीके से रोने लगता है। तब जाके उसे छोटी मोटी सी यादें वापस आती है। वो कपड़े पहन के चला जाता है और एक रूम के अंदर जाके अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगता है। हालांकि ये वक्त काफी ज्यादा खराब था। योनह्योक के पास में जीसू आके बैठती है और पूछती है कि आखिर ह्यूनसू को कुछ याद आया। तो योनह्योक बताता है कि नहीं, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है कि वक्त के साथ उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ जाए। ह्यूनसू को धीरे धीरे करके चीजें याद आ रही थी कि उसका किसके साथ में क्या रिलेशन था। इसी के साथ हम उन दोनों छोटे बच्चों को देखते हैं जिसके अंदर छोटा भाई एक जगह पे छुपा हुआ था और उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढते हुए आई थी और चिल्लाती है कि क्या ये वक्त है तुम्हारा छुपने का। जहाँ पे छोटा बच्चा रोने लगता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को क्यों मारा, वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था बल्कि उसने मेरी जान बचाई थी, वो हमारी डैड भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी बड़ी बहन अपने भाई को बुरी तरीके से डांट देती है कि तुम चुप हो जाओ, रो मत, फालतू की बातें मत करो, वो मॉन्स्टर हमें कभी भी मार सकता है। तब जाके मिस्टर गिल इन दोनों ही बच्चों को शांत करते हैं, चुप कराते हैं और कहते हैं कि देखो रो नहीं सकते तुम, अभी का माहौल काफी ज्यादा खराब है। देखो हम सब एक स्पेशल मिशन पे हैं, चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देने के लिए आया हूँ। हमें एक ट्रेजर को ढूंढना है। दूसरे अंकल ने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे से मेडल बनाए थे और उन्हें पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मिस्टर गिल इन बच्चों को वो छोटे छोटे से मेडल जरूर देंगे। इसी के कारण मिस्टर गिल दूसरे के बनाए हुए एक लॉकर को खोलते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं और उसके अंदर से 2 मेडल निकालते हैं। बताते हैं कि ये 2 मेडल है तुम्हारी बहादुरी के, कि तुमने इतना अच्छा काम किया है और आगे भी तुम दोनों को साथ रहना है, कभी लड़ना नहीं है और हमेशा ही स्पेशल मिशन पे रहना है। इसी के साथ में ईक्यू को बताया जाता है कि मिस्टर गिल उठ ही नहीं रहे हैं। जब ईक्यू मिस्टर गिल के पास में आती है और बच्चे भी उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मिस्टर गिल भी इतनी मेहनत और इतना काम करने के बाद में जान नहीं बचा पाए, क्योंकि ना तो उन्हें मेडिकेशन मिल रहा था, ऊपर से उन्होंने 2 दिन तक कंटिन्यूअसली खुदाई भी करी तो वो जिंदा नहीं बचे। अब यहाँ पे ईक्यू मिस्टर गिल और इसी के साथ में वो लड़का जिसने इस लेडी को बचाया था उन दोनों की बॉडी को दफनाने के लिए आती है। जैसे ही खुदाई शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो दरवाजा मिल गया है, यानी कि मिस्टर गिल झूठ नहीं बोल रहे थे बल्कि यहाँ पे एक दरवाजा है। दरवाजे को खोलने पे नीचे की तरफ एक सुरंग इन्हें मिल ही जाती है, यानी कि ये सारे लोग यहाँ से बाहर आराम से निकल सकते हैं। इसी वक्त स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। रात हो गई थी लेकिन इन्हें एक ये भी बात पता चल गई थी कि इनके पूरे के पूरे ग्रीन होम्स अपार्टमेंट को मिलिट्री मेंबर्स ने घेर लिया है। साथ ही में अब ये मेंबर्स ह्यूनसू को भी कहते हैं कि तुम हमें छोड़ के कहीं मत जाओ। योनह्योक और ईक्यू को पता चलता है कि इन्हीं मेंबर्स में से किसी एक ने उस जीपीएस ट्रैकर को स्टार्ट कर दिया था। इसी के कारण मिलिट्री वाले यहाँ पे पहुंच गए थे स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को पकड़ने के लिए। ये छोटा सा बच्चा भी ह्यूनसू को कहता है कि आप हमारे साथ ही रहिए, आप कहीं मत जाइए। सारे लोगों को पता था कि अगर ह्यूनसू इन्फेक्टेड भी है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि सबकी मदद ही करेगा। लेकिन ह्यूनसू जाने से मना कर देता है कि बाकी सारे लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी और ह्यूनसू मिलिट्री वालों के पास में चला जाएगा। जो उन गुंडों की टीम में से एक आदमी बताता वो खुद की जान बचाने के लिए इस सुरंग के अंदर चला जाता है और दरवाजा खोलने के चक्कर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। जैसे मिलिट्री वाले बड़ा सा ब्लास्ट सुनते हैं तो उन लोगों को लगता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर काफी सारी गन, बंदूकें, सब कुछ है और वो लोग रेडी है वॉर के लिए। इसी के कारण वो भी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ पे तो नहीं रुक सकते थे, इसी के कारण इन सारे लोगों को इस सुरंग के अंदर जाना शुरू करना पड़ता है। एक के बाद एक सारे के सारे नीचे उतर जाते हैं। तभी योनियो को ध्यान आता है कि ह्यूनसू अभी तक नहीं आया है। इसी के कारण उसका भाई यानी कि योनियो बोलता है कि तुम जाओ, मैं ह्यूनसू को लेकर आता हूँ। जाने से पहले ये बहन अपने भाई से वादा लेती है कि आप वापस आएंगे ना, मुझे वादा करिए। तो योनियो वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा, तुम बस आगे बढ़ती रहो। इसी के कारण योनियो आगे की तरफ चली जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ फायरिंग हो ही रही थी, बहुत भयंकर वाली फायरिंग। योनियो ह्यूनसू के पास में आता है और उसे वापस से चलने के लिए कहता है कि जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे, तुम चलो मेरे साथ में। लेकिन ह्यूनसू मना कर देता है क्योंकि उसे आधी मेमोरी याद थी, आधी मेमोरी याद नहीं थी। और वो नीचे जाके भी क्या करता, उसके हाथ में बच्चे का दिया हुआ मफलर भी था और वो वहां से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद गाइस हम फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन के अंदर पहुंच जाते हैं और यही सीन हमें दिखाया गया था। सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर कौन है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। ये ह्यूनसू ही था जिसे कि कंटिन्यूअसली गोलियां लगने के बाद में भी उसे कुछ नहीं हो रहा है और इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही है कि पूरी ग्रीन होम्स अपार्टमेंट ही हिलने लगा था। यहाँ नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून जोर जोर से रोने लगती है कि हमें रुकना होगा, मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं है। लेकिन ये क्यू को यानी कि फायर फाइटर को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अब योन नहीं लौटेगा। वो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि नहीं मुझे मेरे भाई के पास जाने दो, उसे मैं लेकर आऊंगी वापस से। लेकिन हमें ऊपर दिखाया जाता है कि योन वापस से अपनी बहन के पास लौटने से इनकार कर देता है। वो अपने कान के अंदर हेडफोन्स लगाता है, अपने फैमिली की पिक्चर हाथ में लेता है, अपनी बहन की मेमोरीज याद करता है और कंटिन्यूअसली रोने लगता है जहाँ पे सारे के सारे कैमरे लगे थे। आखिर वो ऐसा क्यों करता है हमें तब पता चलता है जब उसकी नोज में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो इंसान नीचे इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड था। अगर वो अपने ही लोगों के पास में चला जाता तो इससे फायदा
फायदा क्या होने वाला था। आखिरकार वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता, इसी के कारण बाकी लोगों को सेफ रखने के चक्कर में वो नीचे नहीं जाता। यहाँ दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली फायरिंग हो रही थी और ह्यूनसू को पुरानी फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे। देखते ही देखते उसकी मेमोरी भी रिकवर हो चुकी थी। जहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी सारे लोग नीचे ही सुरंग के अंदर घूम रहे थे क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला था। उसी में से डॉग वाली लेडी का डॉग वापस आ जाता है जो कि भागने लगता है और सारे लोग उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे सीढ़ियां थी। ये सारे लोग बाहर निकल गए थे। ये क्यों अपने सारे बचे हुए लोगों को बाहर लाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि इन सब लोगों को मिलकर मिलिट्री मेंबर्स ने घेर लिया था। अब आखिर यहाँ पे मिलिट्री मेंबर कैसे आए कि असल के अंदर इनके बीच में जो एक रेड जैकेट वाला लड़का था, इसने उसी बटन को प्रेस कर दिया था जिससे कि आर्मी मेंबर वाले इन्हें लोकेट कर सके। और ये आर्मी मेंबर वाले आते ही सबसे पहले ईक्यू को कहते हैं कि तुमने तो हमें धोखा दिया है ना, आखिर तुम बता सकती थी कि स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान कौन है, हम उसे अपने साथ लेके जा सकते थे। क्या तुम्हें तुम्हारे फियांसे के बारे में कुछ भी नहीं जानना? ये क्यों बेचारी कुछ भी नहीं कहती। फिर भी ये मिलिट्री मेंबर ये क्यों को कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है अपने फियांसे के बारे में सब कुछ जानने के लिए। बाकी सारे बचे हुए को रेस्क्यू करके मिलिट्री वाले मेंबर्स अपने साथ लेके जा रहे थे। तभी ये सब कहते हैं कि रुको, हमारे साथ में ये क्यों भी थी, वो कहाँ गई? तब पता चलता है कि ये क्यों ने तो मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया है जस्ट बिकॉज की मिलिट्री वालों ने उसके ऊपर प्रेशर भी किया होगा, साथ ही में उसे ह्यूनसू को भी ढूंढना होगा, साथ ही में अपने फियांसे के बारे में भी जानना होगा। यही सारे कारणों से वो बाकी लोगों के साथ नहीं जाती बल्कि एक आर्मी मेंबर बन जाती है। आखिर के अंदर सीन दिखाया जाता है जब काफी सारा सन्नाटा हो गया था, ह्यूनसू के बारे में अभी भी नहीं पता और तभी मूवमेंट आता है कि ह्यूनसू एक गाड़ी के अंदर बैठा है, उसे होश आ गया है और जब वो देखता है कि आखिर उसे किसने बचाया है तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद सैंगवॉक था। पास्ट के अंदर दिखाया जाता है कि सैंगवॉक आखिर सही कैसे हुआ, जिंदा कैसे हुआ, तो उसके पीछे का रीजन ये था कि जब मियोंग को ह्यूनसू ने अपने विंग से मारा था तो बस उसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी मरी थी, उसके अंदर का जो एक मॉन्स्टर था वो निकल के बाहर की तरफ आ गया था। वो एक मिलिट्री के ट्रक के अंदर बैठा था, अगर आप लोगों को गाइस वो सीन याद है तो, जिसके बाद उसने सैंगवॉक की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। यही रीजन था कि मियोंग के मॉन्स्टर ने सैंगवॉक की बॉडी के अंदर आके ह्यूनसू को रेस्क्यू कर लिया और अब वो न जाने ह्यूनसू को अपने साथ कहां लेकर जा रहा था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को स्वीट होम का ये फर्स्ट सीजन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द ही सेकंड सीजन के अंदर।